दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो एक कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के की है जो एक जिद्दी पिशाचिनी की नजरों में आ जाता है। और उस पिशाचिनी ने उसके साथ क्या क्या किया और उस लड़के ने किस तरह पिशाचिनी से खुद को बचाया, यही सब आपको हमारी आज की कहानी में बताऊंगा। तो दोस्तों, जो भी साथी पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने वाले दोस्तों से निवेदन है कि कहानी को पूरा जरूर सुने। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अमर कुमार की उम्र 20 साल थी और वह मध्य प्रदेश के एक शांत से कस्बे बिजौरा का रहने वाला था। बिजौरा वो कस्बा था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। सुबह शाम मंदिर की घंटियां बजतीं और शाम ढलते ही गलियां सुनसान हो जातीं। अमर के पिता सुरेश कुमार कस्बे की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। उनकी दुकान सुबह 7 से रात के 9 बजे तक खुली रहती और आसपास के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का केंद्र थी। अमर की मां सीमा देवी स्थानीय आंगनवाड़ी में सहायिका के रूप में काम करती थी। वह घर की देखभाल और नौकरी दोनों को बखूबी संभालती थी। अमर उनका इकलौता बेटा था। बचपन से ही पढ़ाई में तेज होने के कारण कस्बे के सभी लोग उसे प्रोफेसर कहकर बुलाते थे। उसने 12वीं तक की पढ़ाई बिजौरा के ही सरकारी स्कूल से की और फिर इतिहास में गहरी रुचि होने के कारण दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज, जिसका नाम तो मैं नहीं बता सकता, में BA ऑनर्स में दाखिला ले लिया। माँ बाप ने बहुत मुश्किलों से पैसे जोड़े और उसे दिल्ली भेजा। दिल्ली आकर अमर ने विजयनगर इलाके में एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। यह कमरा तीसरी मंजिल पर था और इसकी एक खिड़की सामने वाली सड़क पर खुलती थी। शुरुआत में दिल्ली की भागदौड़ और शोर ने उसे परेशान किया, लेकिन धीरे धीरे वह इसका आदी हो गया। कॉलेज में उसके दो सबसे अच्छे दोस्त बने, राहुल और प्रतीक। राहुल हरियाणा के रोहतक से था। लंबा दुबला पतला, गेंदे की तरह चटक पीला टी शर्ट पहनने का शौकीन और हर समय कुछ न कुछ बकबक करता रहने वाला। वह कॉमर्स का छात्र था। दूसरे दोस्त प्रतीक की बात करें तो वह दिल्ली के ही करोल बाग का रहने वाला था। प्रतीक शर्मीला, गंभीर और कम बोलने वाला था, लेकिन एक बार जिससे दोस्ती हो जाए उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहता था। वह अमर की तरह इतिहास का ही छात्र था। ये तीनों अक्सर कॉलेज के पीछे बने छोटे से पार्क में बैठकर पढ़ाई करते, चाय पीते और भविष्य के सपने बुनते। अमर अक्सर कहता, पढ़ाई खत्म होते ही मैं बिजौरा वापस चला जाऊंगा। वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी खोलूंगा ताकि हमारे जैसे और बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें मिल सकें। राहुल उसका मजाक उड़ाता, अरे बाबूजी, तू तो सच्चा देशभक्त निकला। दिल्ली की चकाचौंध भी तुझे खींच नहीं पाई। प्रतीक गंभीर होकर कहता, सही कहता है अमर, छोटे शहरों में भी अच्छे संसाधन होने चाहिए। इस तरह उनकी सामान्य खुशनुमा जिंदगी चल रही थी। एक दिन कॉलेज की नोटिस बोर्ड पर एक सूचना चस्पा हुई, 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण, धर्मपुर, हिमाचल प्रदेश। सभी द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। पूरे कॉलेज में खुशी की लहर दौड़ गई। राहुल दौड़ता हुआ अमर और प्रतीक के पास पहुंचा। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, यार, आखिरकार इस जंगल में बसे कॉलेज से निकलने का मौका मिला। अमर मुस्कुराया, बोला, धर्मपुर सुना है बहुत खूबसूरत जगह है, पहाड़, हरियाली। प्रतीक ने सिर हिलाया, मेरे चाचा जी वहां गए थे, कहते हैं वहां का एक पुराना मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। फीस का मामला आया तो अमर के मन में एक पल का संकोच हुआ, लेकिन उसके माता पिता ने फोन पर ही उसे आश्वस्त किया। उसकी मां ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, हम पैसे भेज देंगे, तू भ्रमण पर जा, नई जगह देख। पिताजी ने कहा, बस सावधान रहना, पहाड़ी रास्ते खतरनाक होते हैं। अमर का मन गदगद हो उठा। उसने तुरंत राहुल और प्रतीक को बता दिया कि वह भी ट्रिप पर जा रहा है। तीनों की खुशी का ठिकाना न रहा। ट्रेन का सफर शुरू हुआ। अमर, राहुल और प्रतीक एक ही डिब्बे में सामने सामने की सीटों पर बैठे थे। राहुल ने बिस्कुट और चिप्स के पैकेट निकाले। राहुल ने ऊंची आवाज में कहा, चलो यार, पार्टी शुरू करते हैं, 3 दिन की मस्ती। प्रतीक खिड़की से लगकर बैठा था। बोला, देखो तो कितना सुंदर नजारा है, पेड़, पहाड़, दिल्ली का धुआं धुआं भूल गए। अमर ने गहरी सांस ली। सच कहूं तो दिल्ली की भीड़भाड़ से दूर जाने का मन कर रहा था। बिजौरा याद आ जाता है। ये हरियाली देखकर लग रहा है जैसे वहीं पहुंच गया हूं। राहुल ने ठाका लगाया, अरे भाई, तू तो अपने गांव की बात करके भी इतिहास के लेक्चर जैसी बात करता है। लगता है तू बड़ा होकर आचार्य चतुर्सेन श्रीवास्तव जैसा लेखक बन जाएगा। सब जोर से हंस पड़े।
पूरा डिब्बा उनकी हंसी और बातचीत से गूंज उठा। राहट के बीच अमर ने कभी कभी बाहर के नजारों को निहारा। हरियाली, पहाड़, दूर बहती नदियां, सब कुछ इतना शांत और मनोरम लग रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि यही खूबसूरती एक गहरे अंधेरे को छुपाए हुए है। धर्मपुर स्टेशन बहुत छोटा और साफ सुथरा था। वहां से उन्हें बसों में बैठाकर एक पुराने हेरिटेज लॉज में ले जाया गया। लॉज लकड़ी और पत्थर से बना हुआ था, जिसके बाहर फूलों की बेलें छड़ी हुई थीं। लॉज के पीछे घना देवदार का जंगल था और उस जंगल के ठीक बीच में एक पुराना काला पत्थरों से बना मंदिर दिख रहा था। उस मंदिर का शिखर टूटा हुआ था और वहां बेलें लिपटी हुई थीं। लॉज का मैनेजर, एक उम्रदार व्यक्ति जिसका नाम ओमकार सिंह था, ने सभी छात्रों को लॉबी में इकट्ठा किया। उसकी आवाज गंभीर थी। ओमकार सिंह ने कहा, बच्चों, आप सभी का इस लॉज में स्वागत है। आप यहाँ 3 दिन रहेंगे। आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। राहुल नेमजाकिया अंदाज में कहा, क्या नियम है सर? जंगल में जाने पर पाबंदी तो नहीं? ओमकार सिंह का चेहरा गंभीर हो गया। बोले, हाँ बेटा, यही सबसे बड़ा नियम है। रात होते ही जंगल के अंदर बिल्कुल न जाना, खासकर उस पुराने मंदिर से तो दूर ही रहना। एक अजीब सी सन्नाटा छा गई। प्रतीक ने पूछा, क्यों सर, क्या वहां कोई खतरा है? ओमकार सिंह ने गहरी सांस ली। खतरा शब्द बहुत छोटा है। पुराने लोग कहते हैं कि वहां एक ऐसी आत्मा का वास है जो बहुत शक्तिशाली है। वो खूबसूरत लड़की का रूप धारण कर सकती है। वो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, उनका दिल चुराती है और फिर उन्हें कभी जाने नहीं देती। उनकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेती है। कुछ छात्र डर गए, कुछ हंसने लगे। अमर ने गौर किया कि ओमकार सिंह की आंखों में एक गहरा वास्तविक डर था। उसने मन ही मन सोचा, ये सब पुराने अंधविश्वास हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी नजर अनजाने में उस टूटे हुए मंदिर पर पड़ गई। उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। शाम को कॉलेज स्टाफ ने जंगल के किनारे एक खुले मैदान में कैंप फायर का आयोजन किया। आग की लपटें आसमान की तरफ उठ रही थीं और चारों ओर ठंडी हवा का सनसनाहट था। सबने गाने गाए, कहानियां सुनाई। अमर थोड़ा दूर एक लॉग पर बैठा आग ताप रहा था। राहुल और प्रतीक दोस्तों के साथ मस्ती में व्यस्त थे। तभी अचानक अमर को लगा जैसे जंगल के गहरे अंधेरे में से कोई उसे घूर रहा है। यह कोई सामान्य एहसास नहीं था। यह ऐसा था जैसे कोई उसकी आत्मा तक को छू रहा हो। वह बेचैन हो उठा। उसने पलटकर जंगल की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था, बस घने पेड़ों की काली छाया थी। प्रतीक ने उसकी तरफ आते हुए पूछा, क्या हुआ अमर, तू एकदम चुप क्यों हो गया? चल ना, सबके साथ बैठ। अमर ने अपनी बेचैनी छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही लगा, चलो। लेकिन जब वह वापस मुड़कर चलने लगा तो उसने फिर वही एहसास किया। उसने तेजी से पलटकर देखा। कुछ ही पल के लिए उसे लगा जैसे उस टूटे मंदिर की एक खिड़की में कुछ चमकता हुआ दिखा, जैसे 2 जगमगाती हुई आंखें। वो आंखें सीधी उसकी तरफ देख रही थीं। उसकी सांस एक पल के लिए रुक सी गई। उसने आंखें मलकर फिर से देखा। अब वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा, शायद आग की रोशनी का खेल है या फिर मेरी ही आंखों का धोखा। लेकिन यह कोई धोखा नहीं था। जंगल के उसी अंधेरे में एक जगमगाती हुई परछाई जैसी आकृति खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी चमकती हुई आंखों में सैकड़ों साल का अकेलापन और एक नई तीव्र लालसा थी। उस पिशाचिनी ने सैकड़ों सालों में पहली बार एक ऐसा दिल देखा था जो निष्कलंक, कोमल और प्रेम के लिए तरसता हुआ था। और वह दिल था अमर का। उसने तय कर लिया, अमर अब उसका था। ट्रिप खत्म हुई। सब कुछ शांत और सामान्य रहा। सब वापस दिल्ली लौट आए। अमर ने सोचा कि मैनेजर की बातें बस डरावने किस्से थे और जंगल में उसे जो कुछ दिखा वो उसकी अपनी कल्पना थी। वापस आने के 2 दिन बाद की बात है। रात का समय था। अमर अपने कमरे में अकेला गहरी नींद में सो रहा था। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और खिड़की भी बंद थी। कमरा पूरी तरह सीलन भरी चुप्पी से भरा हुआ था। तभी अचानक उसे एक ठंडे स्पर्श का एहसास हुआ, जैसे कोई बर्फ की उंगलियां उसके नंगे पैर के तलवे को छू रही हों। वो नींद में करवट लेने लगा, अपने पैरों को कंबल के अंदर सिकोड़ लिया। लेकिन कुछ ही पलों बाद वो स्पर्श फिर लौटा। इस बार वो और स्पष्ट था, जैसे कोई उसकी टांगों को हल्के हल्के दबोच रहा हो। वो स्पर्श धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा, जांघों तक।
अमर अभी भी गहरी नींद और जागने की दहलीज पर झूल रहा था। उसका दिमाग सपने और हकीकत के बीच भटक रहा था। फिर अचानक उसे साफ साफ महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत ही कोमल लेकिन स्पष्ट रूप से महसूस होने वाला हाथ उसके बॉक्सर्स के ऊपर से उसके प्राइवेट पार्ट्स को हल्के हल्के लगातार सहला रहा हो। यह एहसास इतना वास्तविक और अंतरंग था कि अमर की आंखें एकदम से फट खुल गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने झटके से बैठकर चारों तरफ देखा। कमरा पूरी तरह अंधेरा और खाली था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। बस एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो कमरे में मंडरा रही थी। उसने अपने आप से दबी हुई कांपती आवाज में कहा, क्या क्या बेवकूफ बना रहा हूं मैं? जरूर नींद में ही कोई बुरा सपना देख रहा था। लेकिन वो एहसास इतना स्पष्ट, इतना शारीरिक था कि उसकी नींद पल भर में उड़ गई। वो उठकर बैठ गया और टेबल लैंप जला दिया। पीली रोशनी ने कमरे को भर दिया। उसने हर कोना, बिस्तर के नीचे, अलमारी के पीछे, सब जगह गौर से देखा। कोई नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की की चाबी लगी हुई थी। सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा सोने से पहले था। फिर भी उसे पूरा यकीन था। उसे पूरा यकीन था कि कोई था, कोई अदृश्य, कोई उसके साथ इस कमरे में मौजूद था। उसकी नजर कमरे के उस कोने पर टिक गई जहां सबसे ज्यादा अंधेरा था। उसने महसूस किया कि वहां से कोई उसे देख रहा है। उसने दबी आवाज में, गले में एक डर की गांठ को निगलते हुए फुसफुसाते हुए कहा, कौन है वहां? बोलो, कोई है? जवाब में उसे एक आवाज सुनाई दी। एक हल्की सी, मधुर लेकिन खोखली सी खिलखिलाहट, ठीक उसके कान के पास, जैसे कोई लड़की उसके कान के पास खड़ी होकर उसे चिढ़ा रही हो। वो आवाज इतनी साफ और इतनी करीब थी कि अमर के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी पीठ के बाल खड़े हो गए। यह कोई सपना नहीं था, यह सच था। और यह सच उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला था। उस रात के बाद अमर की जिंदगी बदल गई। वो रात भर सो नहीं पाया। बिस्तर पर बैठा बैठा हर आवाज, हर हिलती हुई परछाई पर उसकी नजर थी। सुबह होते ही उसने कमरे की सारी लाइटें जला दी, मानो रोशनी उसे उस अज्ञात डर से बचा लेगी। उसने अपने आप से कहा, बस नींद में ही कुछ गलत महसूस हुआ होगा। ऐसा कभी कभी हो जाता है। लेकिन उसका दिल जानता था कि यह कोई सामान्य अनुभव नहीं था। वो खिलखिलाहट, वो स्पर्श, सब कुछ बहुत वास्तविक था। सुबह नहाते समय उसने देखा कि उसकी जांघों पर हल्के हल्के नीले निशान हैं, जैसे किसी ने उसे दबोचा हो। देखकर उसका खून सूख गया। उसने जोर से कहा, यह क्या है? ये निशान कहां से आए? उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और कॉलेज के लिए निकल पड़ा। उस दिन वह पूरी तरह से परेशान और बेचैन दिख रहा था। कैंटीन में राहुल और प्रतीक उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अमर आया, राहुल ने उसका पीला चेहरा देखा। राहुल ने चिंतित होकर कहा, अरे यार, तू आज बहुत ज्यादा थका हुआ दिख रहा है। क्या हुआ? प्रतीक ने गंभीर होकर कहा, सच बताना अमर, कल रात तू ठीक से सोया भी या नहीं? अमर ने घबराहट छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बस पढ़ाई का स्ट्रेस है। फाइनल एग्जाम नजदीक आ रहे हैं ना। लेकिन राहुल मानने वाला नहीं था। राहुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, झूठ बोल रहा है, तू कुछ छुपा रहा है। हम तेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, हमें बता। अमर ने एक गहरी सांस ली। उसने सोचा कि शायद दोस्तों को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसे वैसा ही अजीब सा एहसास हुआ जैसे ट्रिप में हुआ था। उसका गला सूख गया, जीभ लड़खड़ाने लगी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चुप कराने पर तुली हुई है। अमर ने हड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा चलो, क्लास का टाइम हो गया, मैं चलता हूं। इतना कहकर वह उठा और तेज कदमों से कैंटीन से बाहर निकल गया। राहुल और प्रतीक हैरान रह गए। प्रतीक ने कहा, कुछ तो है राहुल, अमर आज बिल्कुल अलग आदमी लग रहा है। राहुल ने सिर हिलाया, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई उस पर जबरदस्ती पाबंदी लगा रहा है। उस रात अमर ने सोने से पहले कमरे की हर चीज चेक की। दरवाजे की कुंडी लगाई, खिड़की बंद की और अपने बिस्तर के पास एक बेसबॉल का बल्ला भी रख लिया। उसने खुद को समझाया कि पिछली रात सब उसके दिमाग का खेल था। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की और आंखें मूंदी, वो एहसास फिर लौट आया। इस बार सब कुछ और स्पष्ट था। उसे लगा जैसे कोई उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गया है। बिस्तर का गद्दा दबा जैसे कोई वजन पड़ा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो हिल नहीं पा रहा था, जैसे उसका शरीर जमीन से चिपक गया हो।
फिर उसने एक स्पर्श महसूस किया। कोमल बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसके चेहरे पर टहल रही थीं, उसकी आंखों के ऊपर से गालों पर, होंठों के आसपास। अमर ने डरते हुए कहा, प्लीज जाओ यहां से और मुझे छोड़ दो। जवाब में उसे एक आवाज आई, एक दबी हुई मधुर सी फुसफुसाहट भरी आवाज में बोली, तुम मेरे हो अमर। यह सुनकर अमर के प्राण सूख गए। उसने अपनी पूरी ताकत से आंखें खोली और तब उसने पहली बार उसे साफ साफ देखा। उसके बिस्तर के किनारे एक सुंदर सी लड़की बैठी थी। लंबे घने काले बाल जो उसके चेहरे को आधा ढके हुए थे, गोरी त्वचा, लेकिन उसमें एक अजीब सी मुरझाई हुई रौनक थी। और उसकी आंखें, वो आंखें काली, गहरी और एक अजीब सी चमक से भरी हुई थीं। वो एक तक अमर को देख रही थी और उसके होंठों पर एक रहस्यमयी, डरावनी मुस्कान थी। अमर की आवाज गायब हो गई। वो सिर्फ देखता रह गया। वो लड़की मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे हवा में घुलती चली गई, जैसे धुआं हो गई। अमर वहां बिस्तर पर पड़ा पड़ा कांपता रहा। उसकी आंखों के सामने वो चेहरा तैर रहा था। वो वही लड़की थी जो उसे धर्मपुर के जंगल में दिखाई दी थी। अगले कुछ हफ्तों में अमर की जिंदगी धीरे धीरे बदलती चली गई। वो लड़की, वो पिशाचिनी अब रोज रात को आती, कभी दिखाई देती, कभी सिर्फ महसूस होती। वो अमर से बातें करने लगी। उसने बताया कि उसका नाम निशा है। एक रात अमर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम हो कौन? तुम मुझसे क्या चाहती हो? निशा ने मीठी लेकिन खोखली आवाज में कहा, मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरे हो, बस इतना ही काफी है। धीरे धीरे अमर के अंदर एक अजीब सा बदलाव आने लगा। वो अपने दोस्तों से दूर होता चला गया। राहुल और प्रतीक का फोन उठाना बंद कर दिया। कॉलेज जाना भी कम कर दिया। एक दिन राहुल और प्रतीक उसके घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। राहुल ने जोर से कहा, अमर, दरवाजा खोल, हम तुझसे मिलने आए हैं। अंदर से अमर की आवाज आई, जाओ, मैं ठीक हूं, बस अभी पढ़ाई में बिजी हूं। प्रतीक ने चिंतित होकर कहा, अमर, तू हमें दरवाजा खोल के तो दिखा, हमें यकीन नहीं हो रहा कि तू ठीक है। तभी अचानक दरवाजे के अंदर से एक औरत की एक जहरीली सी फुसफुसाहट सुनाई दी, चले जाओ, वो तुम्हारा नहीं है। राहुल और प्रतीक की रूह कांप उठी। वो समझ गए कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन डर के मारे वो वहां से चले गए। अगले दिन कॉलेज में राहुल ने अमर को एक लड़की से बात करते देखा। वो लड़की कॉलेज की नई स्टूडेंट लग रही थी। राहुल ने देखा कि अमर उस लड़की से हंस बोल रहा है। उसे लगा कि शायद अमर को गर्लफ्रेंड हो गई है, इसलिए वो दूर हो रहा है। लेकिन उसी शाम वो नई लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उसका कोई अता पता नहीं चला। पुलिस की जांच भी कुछ नहीं कर पाई। अमर को अंदाजा था। उस रात निशा बहुत खुश दिख रही थी। अमर ने डरते डरते पूछा, वो लड़की, क्या तुमने? निशा ने बिना कोई शर्म महसूस किए मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम्हें छूने की हिम्मत कर रही थी। कोई और लड़की तुम्हारे पास आएगी तो वो भी ऐसे ही गायब हो जाएगी। तुम सिर्फ मेरे हो। अमर की समझ में आ गया कि निशा कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो एक खतरनाक, शक्तिशाली और जानलेवा पिशाचिनी थी। अमर की हालत देखकर उसके माता पिता भी चिंतित हो गए। वो हफ्ते में 2-3 बार फोन करते, लेकिन अमर बस औपचारिक बातें करके फोन काट देता। एक दिन उसकी मां ने दिल्ली आने का फैसला किया। बिना बताए ही वो उसके कमरे पर पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही उन्होंने अमर का पीला सूना चेहरा देखा। मां ने गले लगाते हुए कहा, बेटा, तू इतना दुबला कैसे हो गया? क्या हुआ तुझे? अमर नेथकी हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं मां, बस पढ़ाई का प्रेशर है। लेकिन उसकी मां ने कमरे में मौजूद एक अजीब सी ठंडक और बोझिलपन को महसूस किया। जैसे ही वो अमर के लिए खाना बनाने रसोई में गईं, उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने पलटकर देखा तो कमरे के कोने में एक औरत की एक झलक दिखाई दी, जो गुस्से से भरी हुई थी। डर के मारे उसकी मां की चीख निकल गई। अमर दौड़कर आया। अमर ने पूछा, क्या हुआ मां? मां ने कांपती आवाज में कहा, वहां कोई औरत थी, बहुत गुस्से वाली नजरों से मुझे देख रही थी। अमर समझ गया। निशा को उसकी मां से जलन हो रही थी। उसने अपनी मां को उसी दिन वापस बिजौरा भेज दिया, यह कहकर कि वह ठीक है और एग्जाम्स के बाद घर आएगा। ट्रेन में बैठकर मां का दिल भारी था। उन्हें यकीन था कि उनके बेटे के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ प्रेतात्मा, कुछ अशुभ। अमर अब पूरी तरह से थक चुका था और टूट चुका था। वो जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो निशा उसकी जान ले लेगी या फिर उसे पागल कर देगी। एक दिन उसने इंटरनेट पर
दिल्ली के पास प्रेत बाधा का इलाज सर्च किया। उसे एक ब्लॉग मिला जहां एक व्यक्ति ने ऐसी ही समस्या का जिक्र किया था और बाबा रुद्रनाथ नाम के एक तांत्रिक का पता बताया था जो दिल्ली से कुछ दूर एक गांव में रहते थे। अमर ने तुरंत उस नंबर पर फोन किया। फोन एक गंभीर आवाज में उठा। अमर ने कहा, नमस्ते, क्या मैं बाबा रुद्रनाथ जी से बात कर रहा हूं? उस आवाज ने कहा, हाँ बेटा, बोलो, तुम्हें क्या परेशानी है? अमर ने अपनी सारी कहानी धर्मपुर की ट्रिप से लेकर निशा तक सब कुछ बता दिया। बाबा रुद्रनाथ ने गंभीरता से सुना, फिर बोले, तुम्हारा सामना एक पिशाचिनी से हुआ है। वो तुम्हें अपना बनाना चाहती है। ये बहुत खतरनाक है। कल सुबह ही मेरे आश्रम आ जाओ, देरी मत करो। अगली सुबह अमर ने बाबा रुद्रनाथ के आश्रम का रुख किया। वो नहीं जानता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और डरावना मोड़ साबित होने वाली है। बाबा रुद्रनाथ का आश्रम दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में था। जैसे जैसे अमर की कार आश्रम के नजदीक पहुंची, वैसे वैसे उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। आश्रम एक छोटी सी पहाड़ी की तलहटी में बना था, चारों तरफ घने पेड़ों से घिरा हुआ। आश्रम के अंदर पहुंचते ही एक युवक ने उसका स्वागत किया। युवक ने कहा, आप अमर जी हो ना? बाबा जी आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा रुद्रनाथ एक साधारण सी कुटिया के बाहर बैठे थे। उनकी उम्र करीब 50 साल लग रही थी, लेकिन आंखों में एक अद्भुत तेज था। उन्होंने अमर को आते देखा तो एक गहरी सांस ली। बाबा ने कहा, बैठो बेटा, तुम्हारे चेहरे पर वो छाया साफ दिख रही है। अमर हैरान रह गया, आपको कैसे पता? बाबा मुस्कुराए। जब कोई प्रेत योनि किसी इंसान से चिपक जाती है तो उसके चेहरे पर एक काली छाया छा जाती है। तुम्हारे साथ तो बहुत शक्तिशाली पिशाचिनी लगी है। अमर ने सारी बातें विस्तार से बताईं। धर्मपुर की ट्रिप, रातों रात होने वाली घटनाएं, निशा का दिखना और उसके बाद की सारी दुर्घटनाएं। बाबा गंभीर हो गए। ये कोई साधारण पिशाचिनी नहीं है। इसने सैकड़ों सालों में अपनी शक्तियां बढ़ा ली हैं। ये तुम्हारी जान लेकर ही दम लेगी। अमर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या कोई उपाय है बाबा जी? बाबा ने कहा, उपाय है, लेकिन आसान नहीं। हमें इसे एक जादुई शीशे में कैद करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत साहस दिखाना होगा। बाबा ने अमर को 3 दिन आश्रम में ही रुकने को कहा। उन्होंने एक विशेष पूजा की तैयारी शुरू की। कुटिया के बीचों बीच एक यंत्र बनाया गया जिसके चारों कोनों पर दीपक जलाए गए। दूसरे दिन बाबा ने अमर को एक विशेष ताबीज दिया। बाबा ने कहा, इसे हमेशा अपने गले में पहनकर रखना, यह तुम्हें उसकी सीधी पकड़ से बचाएगा। अमर ने विनम्रता से ताबीज ले लिया। जो आज्ञा बाबा जी। तीसरे दिन बाबा ने एक पुराना काले फ्रेम वाला शीशा निकाला। शीशे की सतह पर अजीब से निशान बने हुए थे। बाबा ने समझाया, यह कोई साधारण शीशा नहीं है। इसमें वो शक्तियां कैद होती हैं जो मनुष्य जगत के लिए खतरनाक होती हैं। शाम होते ही बाबा ने अमर को आखिरी निर्देश दिए। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, आज रात जब वो आएगी, तुम्हें उसे इस शीशे के सामने लाना होगा। बाकी काम मैं संभाल लूंगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें डरना नहीं है। डर तुम्हारी कमजोरी है और वो उसी का फायदा उठाती है। उस रात अमर अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाबा रुद्रनाथ कमरे के एक कोने में छिपे हुए थे। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। रात के करीब 2 बजे कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। अमर को वो परिचित सिहरन महसूस हुई और फिर धीरे धीरे निशा प्रकट हुई। आज वो और भी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। निशा ने मीठी आवाज में कहा, तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, ये मुमकिन नहीं। अमर ने हिम्मत जुटाई। निशा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। अमर ने धीरे धीरे शीशे की तरफ कदम बढ़ाए। निशा की आंखों में संदेह था, लेकिन वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही निशा शीशे के सामने पहुंची, बाबा रुद्रनाथ ने अचानक प्रकट होकर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। शीशा चमकने लगा। निशा की आंखें भय से फैल गईं। तुमने मुझे धोखा दिया। वो भागना चाहती थी, लेकिन शीशे की चमक ने उसे अपनी ओर खींच लिया। बाबा ने जोर से कहा, अमर, उसका हाथ पकड़ो और शीशे की तरफ खींचो। अमर ने झट से निशा का हाथ पकड़ा। निशा की आंखों में नफरत और दर्द था। निशा ने चीखते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूं। अमर ने दृढ़ता से कहा, यह प्यार नहीं, कैद है निशा। धीरे धीरे निशा का शरीर शीशे में समाने लगा। आखिरी पलों में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। निशा ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अमर, कभी नहीं।
और फिर वो पूरी तरह शीशे में कैद हो गई। शीशे की सतह पर एक धुंधली सी छवि दिखाई दी जो धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। बाबा ने गहरी सांस ली। काम पूरा हुआ, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। अमर ने पूछा, क्या मतलब बाबा जी? बाबा ने कहा, इसे हमेशा के लिए कैद नहीं रखा जा सकता। हमें इसे किसी सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा। बाबा ने शहर से दूर एक सुनसान इलाके में एक पुराने मकान का पता बताया। यह मकान कई सालों से खाली पड़ा था और लोग इसे भूतहा मानते थे। अगले दिन वे दोनों उस मकान के तहखाने में पहुंचे। तहखाना सीलन भरा और अंधेरा था। बाबा ने शीशे को एक लोहे की पेटी में बंद किया और उसे तहखाने की एक दीवार में छुपा दिया। बाबा ने कहा, इस जगह को कभी किसी को ना बताना। यह हमारे और इस शीशे के बीच का राज है। अगले कुछ महीनों में अमर की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। वो फिर से कॉलेज जाने लगा, दोस्तों से मिलने लगा। राहुल और प्रतीक को उसके अंदर आए बदलाव ने हैरान कर दिया। राहुल ने एक दिन पूछा, यार तू इतना खुश क्यों दिख रहा है? क्या हुआ? अमर मुस्कुराया, बस यार, जिंदगी को नए सिरे से जीने का मन कर रहा है। धीरे धीरे अमर ने अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज खत्म होने के बाद वो दिल्ली में ही एक लाइब्रेरी में नौकरी करने लगा। यहां उसकी मुलाकात अनन्या से हुई। अनन्या एक शांत और समझदार लड़की थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। 2 साल बाद उनकी शादी हो गई। अमर ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 1 साल बाद की बात है। दिल्ली के एक मशहूर चोर रजनीकांत को उस पुराने मकान के बारे में पता चला। लोग कहते थे कि उस मकान में पुराने जमाने की कीमती चीजें छुपी हुई हैं। एक अंधेरी रात को रजनीकांत अपने साथी के साथ उस मकान में घुस गया। तहखाने का ताला तोड़कर वे अंदर पहुंचे। रजनीकांत ने कहा, यहां तो कुछ नहीं दिख रहा, बस कबाड़ पड़ा है। उसके साथी ने कहा, चलो ऊपर देखते हैं। लेकिन जाते जाते रजनीकांत की नजर उस लोहे की पेटी पर पड़ी जो दीवार में छुपी हुई थी। रजनीकांत ने कहा, यह क्या है? शायद इसमें कुछ कीमती है। उसने पेटी को बाहर निकाला और जोर से हिलाया। पेटी भारी थी। उसने पेटी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुली। गुस्से में उसने पेटी को जोर से जमीन पर पटक दिया। पेटी का ताला टूट गया और शीशा बाहर आकर टूट गया। एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका तहखाने में घूम गया। रजनीकांत और उसके साथी ने एक डरावनी सी हंसी सुनी और फिर वो हंसी दूर होती चली गई। रजनीकांत के साथी ने डरते हुए कहा, भागो यहां से, यह जगह सही नहीं लग रही। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्होंने क्या खतरा खड़ा कर दिया था। निशा आजाद हो चुकी थी और इस बार वो और ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा गुस्सैली थी। जब रजनीकांत और उसका साथी मौका पाकर भागने को हुए, लेकिन उनके पैर जम गए। धुंध गहराती गई और उसके बीच से एक औरत की आकृति उभरी। लंबे काले बाल, चमकती आंखें और एक ऐसी मुस्कान जिसमें सैकड़ों साल का गुस्सा था। यह निशा थी, मगर अब वो और भी शक्तिशाली लग रही थी। निशा ने धीरे से कहा, आखिर आजादी। उसने अपनी बाहें फैलाईं और एक ठंडी हवा का तूफान उठ खड़ा हुआ। रजनीकांत और उसका साथी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। निशा ने उन पर एक नजर डाली और फिजा में घुल गई। उसका पहला और आखिरी लक्ष्य था अमर। इस वक्त अमर और अनन्या अपने छोटे से घर में खुश थे। अमर अब लाइब्रेरी में असिस्टेंट मैनेजर बन चुका था। अनन्या एक स्कूल में टीचर थी। शाम को दोनों साथ में चाय बनाते, डिनर करते और अगले दिन की प्लानिंग करते। एक शाम अनन्या ने कहा, सोचो, अगले महीने हमारी शादी की दूसरी सालगिरह आ रही है, कहीं घूमने चलें? अमर मुस्कुराया, बिल्कुल, तुम्हें कहाँ जाना अच्छा लगेगा? हिमाचल चलें? तुम तो कहते हो वहां का मौसम बहुत अच्छा होता है। अमर का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। धर्मपुर की यादें ताजा हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। अमर ने कहा, हाँ, हिमाचल अच्छा रहेगा। उसे नहीं पता था कि जिस भूत ने उसकी पहली जिंदगी तबाह की थी, वो अब दोबारा उसके दरवाजे पर खड़ी डीडी थी। उसी रात की बात है। अनन्या रसोई में डिनर बना रही थी। अमर लिविंग रूम में अखबार पढ़ रहा था। तभी अचानक बालकनी का पर्दा हिल उठा। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया। अनन्या ने रसोई से आवाज दी, अमर, बालकनी का दरवाजा बंद कर दो, ठंड लगेगी। अमर उठा और बालकनी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे बालकनी में एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई उसे घूर रही थी। अमर की सांसें थम सी गईं। उसने पहचान लिया, वो निशा थी।
निशा ने धीरे से कहा। मिलते ही भाग गए? बुरा लगा। अमर पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और पर्दा खींच दिया। अनन्या ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? अमर ने झट से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिरदर्द हो रहा है। लेकिन उस रात अमर को फिर से वही पुराना डर सताने लगा। अगले कुछ दिनों में अमर ने निशा को कई बार देखा। ऑफिस के रास्ते में, मार्केट में, यहां तक कि अपने ही घर में। वो हमेशा दूर खड़ी उसे देखती रहती, मानो कुछ इंतजार कर रही हो। एक रात अनन्या को तेज बुखार आ गया। अमर ने उसे दवा दी और सुला दिया। आधी रात को अमर की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई बेडरूम में है। उसने आंखें खोली तो देखा अनन्या बिस्तर पर बैठी हुई है, मगर उसकी आंखें खुली हुई हैं और उनमें एक अजीब सी चमक है। अमर ने पूछा, अनन्या, तुम ठीक हो? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक हूं प्यारे, तुम्हारे साथ होकर तो और भी ज्यादा ठीक हूं। पर यह अनन्या की आवाज नहीं थी, यह निशा की आवाज थी। अमर की रूह कांप उठी। उसे समझते देर न लगी। निशा ने अनन्या के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अगले दिन से अनन्या में अजीब बदलाव आने लगे। वो अब ज्यादा चुप रहने लगी, अमर से चिपकी रहती। कभी कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती। एक दिन अमर की मां का फोन आया। अनन्या ने फोन उठाया। मां ने पूछा, बेटी कैसी हो? अनन्या ने ठंडे स्वर में कहा, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप फिक्र ना करें। मां ने हैरानी से कहा, तुम्हारी आवाज कुछ अलग लग रही है। अनन्या ने कहा, बस थोड़ा गला खराब है। फोन रखते ही उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। धीरे धीरे अमर ने देखा कि असली अनन्या के व्यवहार में बदलाव आ रहे हैं। वो अब पहले जैसी खुशमिजाज नहीं रह गई थी। उसकी हंसी में एक खोखलापन आ गया था। एक शाम अमर ने पूछा, तुम्हें याद है हमारी पहली डेट कहां पर हुई थी? अनन्या ने बिना सोचे कहा, उस पार्क में जहां तुम्हें कबूतरों से इतना डर लगता था। अमर का दिल धड़धक रहा था। असली अनन्या को पता था कि उसे कबूतरों से नहीं, बल्कि बिल्लियों से डर लगता था। अमर को शक होने लगा। एक रात वो नहा रहा था, तभी उसने शॉवर के पर्दे के पीछे एक परछाई देखी। उसने झट से पर्दा खींचा। वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर एक संदेश लिखा हुआ था, तुम हमेशा मेरे हो। अमर की सांसें थम सी गईं। वो समझ गया कि निशा वापस आ गई है और उसने अनन्या के शरीर पर कब्जा कर लिया है। अगले दिन ऑफिस में वो किसी काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके सीनियर ने पूछा, क्या बात है अमर, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो? अमर ने कहा, कुछ खास नहीं सर, बस घर की कोई बात है। शाम को घर लौटते वक्त उसने फैसला किया कि वो बाबा रुद्रनाथ से दोबारा संपर्क करेगा। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, अनन्या दरवाजे पर ही खड़ी मिली। अनन्या ने मीठी आवाज में कहा, सोचो मत, वो बूढ़ा तांत्रिक तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। इस बार मैं और तैयार हूं। अमर का खून सूख गया। निशा उसके विचारों तक को पढ़ सकती थी। उस रात अमर ने चुपके से बाबा रुद्रनाथ को फोन किया। फोन बजता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक बेडरूम का दरवाजा खुला और अनन्या वहां खड़ी ढीठी थी। अनन्या ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, किसको फोन कर रहे थे प्यारे? मैं तो यही हूं ना। अमर ने फोन जल्दी से बंद कर दिया। उसे एहसास हो गया कि यह लड़ाई अब और भी मुश्किल हो गई थी। निशा न सिर्फ वापस आई थी, बल्कि अब वो उसकी पत्नी के शरीर में थी और उसके हर कदम पर नजर रखे हुए थी। अमर अब एक अजीब दोहरी जिंदगी जी रहा था। बाहरी तौर पर सब कुछ सामान्य था। वह ऑफिस जाता, अनन्या के साथ खाना खाता, पड़ोसियों से बातचीत करता, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक भयानक सच से जूझ रहा था। उसकी पत्नी का शरीर तो वहीं था, लेकिन उसमें अब निशा की आत्मा बस चुकी थी। एक शाम जब अमर ऑफिस से लौटा तो अनन्या रसोई में खड़ी थी। उसने अमर की तरफ एक अजीब नजर से देखा। अनन्या ने कहा, तुम्हारे शर्ट पर लाल रंग का दाग लगा है। अमर ने देखा, वाकई उसकी शर्ट के कॉलर पर एक लाल रंग का दाग था। उसने कहा, शायद कहीं लग गया होगा। अनन्या मुस्कुराई, लगता है कोई औरत तुम्हारे करीब आई थी। अमर की रूह कांप उठी। उस दिन ऑफिस में एक नई लड़की से हाथ मिलाते वक्त उसकी लिपस्टिक शर्ट पर लग गई थी। निशा हर छोटी बात पर नजर रखे हुए थी। अमर ने चालाकी से काम लिया। उसने ऑफिस के एक कॉलीग को अपना फोन देकर बाबा रुद्रनाथ को मैसेज भिजवाया। इस बार कामयाबी मिली। बाबा ने जवाब दिया और एक गुप्त जगह पर मिलने को कहा। अगले दिन अमर ने ऑफिस के बहाने बाबा से मुलाकात की।
बाबा अब थोड़े बूढ़े लग रहे थे, लेकिन आंखों की चमक वैसी ही थी। बाबा ने कहा, मुझे पता था कि वो वापस आएगी, शीशा टूट गया था ना। अमर ने आश्चर्य से कहा, आपको कैसे पता? बाबा मुस्कुराए, मैंने अपनी शक्तियों से महसूस किया। अब स्थिति और गंभीर है, वो तुम्हारी पत्नी के शरीर में है। अमर ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे निशा ने अनन्या के शरीर पर कब्जा किया, कैसे वह उसकी हर हरकत पर नजर रखती है। बाबा गंभीर हो गए, इस बार काम और मुश्किल है, हमें उसे शरीर से निकालना होगा, बिना अनन्या को नुकसान पहुंचाए। मुझे तुम्हारे घर आना होगा। बाबा ने एक योजना बनाई, वह अगले हफ्ते अमर के चाचा बनकर उनके घर आएंगे। एक हफ्ते बाद बाबा रुद्रनाथ अमर के घर पहुंचे। उन्होंने साधारण कपड़े पहन रखे थे और खुद को चाचा प्रकाश बता रहे थे। बाबा ने अनन्या से कहा, बेटी, अमर के पिता ने कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए आ गया। अनन्या ने ठंडे स्वर में कहा, हम तो बिल्कुल ठीक हैं चाचा जी, लेकिन आपका स्वागत है। अमर ने देखा कि अनन्या की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लगता था निशा को शक हो गया था। उस रात खाने के दौरान बाबा ने छुपकर कमरे के चारों कोनों में विभूति छिड़क दी। अनन्या ने यह देख लिया। अनन्या ने तीखे स्वर में कहा, चाचा जी, आप ये क्या छिड़क रहे हैं? बाबा ने समझदारी से कहा, बस बेटी, पुरानी आदत है, गंगा जल होता है, पवित्र कर देता है। 3 दिन बीत गए। बाबा ने चुपचाप घर में सुरक्षा के उपाय किए, लेकिन निशा भी चुप नहीं बैठी थी। एक रात अचानक अनन्या को तेज बुखार आ गया। वह बिस्तर पर कराहने लगी। अमर ने चिंतित होकर कहा, क्या हुआ, डॉक्टर को बुलाऊं? बाबा ने गंभीर होकर कहा, यह बुखार नहीं है अमर, यह निशा की चाल है। बाबा ने अपना ताबीज निकाला और अनन्या के सिरहाने रख दिया। अचानक अनन्या की आंखें खुल गईं, लेकिन अब वे पूरी तरह काली थीं। अनन्या की आवाज में निशा बोली, तुम समझते हो मुझे मात दे दोगे? मैं सैकड़ों साल से जी रही हूं। बाबा ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें इस शरीर को छोड़ना होगा। अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। हवा में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। अमर ने जल्दी से टॉर्च जलाई। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अनन्या का शरीर बिस्तर पर ऐंठने लगा। निशा चीखी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, वो मेरा है। अगली सुबह अनन्या सामान्य थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अमर और बाबा जानते थे कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बाबा ने अमर से अकेले में कहा, हमें जल्दी करना होगा, निशा की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। अमर ने पूछा, क्या करें? बाबा ने कहा, कल पूर्णिमा है, उस रात हमें उसे शरीर से अलग करना होगा। लेकिन निशा उनकी योजना जान चुकी थी। उस शाम जब अमर ऑफिस से लौटा तो अनन्या दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसके हाथ में एक चाकू था। अनन्या ने डरावनी आवाज में कहा, अगर तुमने मुझे अलग करने की कोशिश की तो मैं इस शरीर को खत्म कर दूंगी। तुम चुनो, या तो मैं इस शरीर में रहूं या फिर तुम्हारी पत्नी मर जाए। अमर स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि निशा इतनी खतरनाक हो सकती है। अमर ने बाबा को सब कुछ बताया। बाबा गंभीर हो गए। बाबा ने कहा, अब स्थिति बहुत नाजुक है, हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। अमर ने परेशान होकर कहा, लेकिन अगर उसने अनन्या को नुकसान पहुंचाया तो? बाबा ने कहा, हमें उसे आश्वस्त करना होगा कि हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने एक नई योजना बनाई। बाबा निशा से बात करेंगे और उसे समझाएंगे कि अगर वह अनन्या का शरीर छोड़ देगी तो वे उसे एक नया सुरक्षित स्थान देंगे। लेकिन जब बाबा ने यह बात अनन्या से कही तो निशा भड़क गई। अनन्या के माध्यम से निशा चीखी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, अमर मेरा है। कमरे की हवा फिर से ठंडी हो गई। बर्तन हिलने लगे और खिड़कियां बजने लगी। निशा का गुस्सा अपने चरम पर था। बाबा ने अमर से कहा, तैयार हो जाओ, आज रात का सामना करना होगा। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी और सब कुछ इसी एक रात पर निर्भर था। पूर्णिमा की वह रात बहुत भारी लग रही थी। चांद इतना चमकीला था कि रात भी दिन जैसी लग रही थी। बाबा रुद्रनाथ ने लिविंग रूम में एक विशेष यंत्र बनाया। चारों दिशाओं में दीपक जलाए और कमरे के बीचों बीच एक काला कपड़ा बिछाया। बाबा ने गंभीर होकर कहा, आज रात बहुत नाजुक है, निशा अपनी पूरी शक्ति में होगी। अमर निडरते हुए पूछा, अनन्या को कुछ नहीं होगा ना? बाबा ने आश्वासन दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें बहुत मजबूत रहना होगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अनन्या वहां खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अनन्या, निशा ने कहा, तो तुम लोग मेरे लिए पार्टी की तैयारी कर रहे हो?
कितना प्यारा है। बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। अनन्या का शरीर ऐंठने लगा। निशा चीखी, रुको, तुम क्या कर रहे हो? बाबा ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें इस शरीर को छोड़ना होगा, यह तुम्हारा नहीं है। अचानक कमरे की सारी हवा स्थिर हो गई। अनन्या का शरीर हवा में उठने लगा। उसके मुंह से निशा की आवाज आई, मैं नहीं जाऊंगी, वो मेरा है। अमर ने हिम्मत करके कहा, निशा बस करो, यह गलत है। निशा ने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम्हें पता है मैंने सैकड़ों साल अकेले कैसे बिताए? तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे महसूस किया। बाबा ने मंत्र और तेज कर दिए। अनन्या का शरीर जोर से कांपने लगा। तभी अमर को एक तरकीब सूझी। उसने जोर से कहा, निशा, तुम्हें याद है हमारी शादी की सालगिरह, जब हमने केक काटा था? अनन्या के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। निशा ने कहा, बंद करो ये सब। अमर ने जारी रखा, याद है जब हम पहली बार समुद्र देखने गए थे, तुम्हें लहरों से इतना डर लगा था? अनन्या की आंखों में एक पल के लिए चमक आई। ऐसा लगा जैसे असली अनन्या अंदर से संघर्ष कर रही है। अमर ने आगे कहा, तुम्हें याद है मां के हाथ का वह आम का अचार जिसे तुम इतना प्यार करती थी? अचानक अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज कांपती हुई आई, अमर, मदद करो। यह सही मौका था। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा और एक विशेष पाउडर हवा में छिड़का। एक तेज चमकीली रोशनी अनन्या के शरीर से निकलकर हवा में तैरने लगी। वह निशा की आत्मा थी। निशा की आवाज गूंजी, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अनन्या का शरीर नरम पड़ गया और वह जमीन पर बैठ गई। अमर ने तुरंत उसे संभाला। बाबा ने एक नए शीशे की तरफ इशारा किया जो वह लाए थे। अब निशा, इस शीशे में समा जाओ। लेकिन निशा ने मना कर दिया। वह रोशनी का गोला बनकर कमरे में घूमने लगी। निशा चीखी, मैं कैद नहीं होऊंगी, कभी नहीं। बाबा ने अमर की तरफ देखा, अब तुम्हें फैसला लेना होगा। हम इसे नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे कैद करने का एक ही तरीका है। अमर ने पूछा, क्या? बाबा ने कहा, हमें इसे उन गुफाओं में ले जाना होगा जो शहर से हजारों किलोमीटर दूर हैं। वहां एक विशेष कक्ष है जहां ऐसी शक्तिशाली आत्माओं को रखा जाता है। निशा की आवाज में दर्द था, तुम मुझे फिर से अकेला छोड़ दोगे? अमर ने कहा, निशा, यही सही है, तुम्हें जाना होगा। एक लंबी खामोशी के बाद निशा की रोशनी धीरे धीरे शीशे में समा गई। इस बार कोई विरोध नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी। कुछ दिनों बाद बाबा निशा को लेकर उन गुफाओं की तरफ निकल गए। जाते जाते बाबा ने अमर को चेतावनी दी। बाबा ने कहा, याद रखना, यह स्थायी समाधान नहीं है। कब तक वह वहां रहेगी कोई नहीं कह सकता। अमर ने कहा, मैं समझता हूं। अनन्या धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसे पिछले कुछ महीनों की कोई याद नहीं थी। डॉक्टरों ने इसे याददाश्त का अस्थायी नुकसान बताया। 1 साल बीत गया। अमर और अनन्या ने एक नए शहर में रहना शुरू किया। अनन्या को एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने निशा रखा। एक रात अमर अपनी बेटी को पलंग पर सुला रहा था। तभी उसने खिड़की के बाहर एक परछाई देखी, एक सुंदर औरत की आकृति जो दूर से मुस्कुरा रही थी। अमर की सांस रुक सी गई। वह निशा थी या कोई और? परछाई ने हाथ हिलाया और गायब हो गई। अमर ने गहरी सांस ली और खिड़की बंद कर दी। उसने अपनी सोती हुई बेटी को देखा और मुस्कुराया। वह जानता था कि जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ छायाएं हमेशा पीछा करती हैं, और कौन जानता था कि भविष्य क्या लेकर आएगा। तो साथियों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताओ, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कमेंट के साइड में जो हाइप का ऑप्शन है उसे जरूर दबाएं ताकि मुझे थोड़ा बूस्ट मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहें। जय श्री राम।